जी विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? चलिए, बढ़िया है। प्राचीन भारत का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इतिहास के स्रोत हमने पढ़े हैं और इतिहास के 3 प्रकार के स्रोत मैंने आपको बताए। इसमें पहले नंबर पे हमने पढ़े पुरातात्विक स्रोत, 2 नंबर पे हमने पढ़े साहित्यिक स्रोत और 3 नंबर के जो स्रोत होते हैं वो कहलाते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो इतिहास के स्रोतों का जो वर्गीकरण है बच्चों, वो हमने 3 भागों में किया था। कौन-कौन से भाग थे? पहला हमने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत। पहले स्रोत थे पुरातात्विक स्रोत। दूसरे जो स्रोत होते हैं इसके वो कहलाते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत को भी हमने 2 हिस्सों में बांटा था। एक का तो नाम था धार्मिक, यानी कि जो धर्म से संबंधित है ऐसे स्रोत, धार्मिक स्रोत। और दूसरे स्रोत थे हमारे धर्मेतर स्रोत। धर्मेतर, धर्मेतर का मतलब जो धर्म से इतर है, यानी जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो धर्मेतर स्रोत हैं। तो ये 2 नंबर के अपने इतिहास के स्रोत थे। और तीसरा अपने को पढ़ना है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण कि विदेशी यात्री जब भारत में आए यात्रा के दौरान, तो अपने यात्रा वृत्तांतों को उन्होंने लेखन के रूप में, साहित्य के रूप में उन्होंने लिखा और वो हमें प्राप्त होते हैं। तो वो सारे स्रोत हैं जो विदेशी यात्रियों के विवरण कहलाते हैं। तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से स्रोत होते हैं इतिहास जानने के। तो इसमें अपन ने पहला पुरातात्विक स्रोत पढ़ चुके हैं। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जान लिया और साहित्यिक स्रोतों के अंदर हमने जो धार्मिक जितने भी स्रोत थे उन सब का अध्ययन अपन कर चुके हैं। आज जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा धर्मेतर साहित्य स्रोत, यानी कि धर्मेतर यानी धर्म से अलग, यानी धर्म से जिनका कोई संबंध नहीं है। किसी काल विशेष में, किसी शासक के समय में उनके कोई दरबारी है, विद्वान है, साहित्यकार है, उनके द्वारा जो रचनाएं की गई है, जो हमें उस काल की वंश क्रम की जानकारी देती है, उस समय की, उस राजा के समय की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी देती है, वो सारे ग्रंथ जो है वो क्या कहलाएंगे? धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ स्रोतों से संबंधित। वीडियो आप देख लें अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और अगर आपको वो आता है, पुरातात्विक स्रोत और धार्मिक स्रोत, साहित्य स्रोत आपने पढ़ रखे हैं, तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, धर्मेतर साहित्यिक स्रोत। नोट्स बच्चों साथ साथ बनाते रहना। लिखोगे आप, नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके आगे तक वो चीज़ें काम आएगी। तो आज का हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा धर्मेतर साहित्यिक स्रोत। धर्मेतर साहित्यिक स्रोत, धर्मेतर साहित्यिक स्रोत। ठीक है, शब्द का अर्थ हमने जान लिया, धर्म प्लस इतर। शब्द क्या है? धर्म प्लस इतर। धर्म यानी कि जिनका संबंध धर्म से, और इतर का मतलब है नहीं हो, यानी कि जो अलग हो। इतर का मतलब है अलग, यानी कि ऐसे साहित्य जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं हो, जो धर्म से अलग हो, ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं? साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो अब एक एक इस तरह के जो धर्मेतर साहित्यिक स्रोत हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं, जो कि भारत की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो जीवन है उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो एक एक की अपन बात करते हैं। सबसे पहला जो धर्मेतर साहित्यिक स्रोत है बच्चों, वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है बच्चों, उसके लेखक, रचनाकार कौन है? पाणिनि है, पाणिनि। ठीक है, तो इसको पहली बात तो देखो, अष्टाध्यायी क्यों कहा गया? अष्टाध्यायी यानी इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। जैसे आपके पाठ होते हैं ना 8, उसी तरह से इसके अंदर भी 1 से लेकर 8 तक पाठ है, इसलिए इसका नाम ही क्या दे दिया? अष्टाध्यायी, यानी 8 अध्यायों का समूह है जो क्या कहलाता है? आपके अष्टाध्यायी कहलाता है। और लिखा किसने है? महर्षि पाणिनि के द्वारा ये लिखा गया है। प्राचीन कालीन ग्रंथ है, साहित्यिक स्रोत है। क्यों? क्योंकि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो संस्कृत का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। इसका संबंध किस भाषा से है? संस्कृत। संस्कृत व्याकरण का जो है ना बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। एक तरह से आप ये कह दें कि संस्कृत की तो ये गीता, बाइबल, कुरान है ना, उसके बराबर है ये। संस्कृत की गीता समझ लो आप एक तरह से, इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। ठीक है, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है ये, पहली बात। दूसरी बात, इसका ये जो इसके अंदर इस ग्रंथ में जो हमें जानकारी मिलती है वो मौर्य काल से पहले की मिलती है, मौर्य काल से पूर्व की जानकारी, मौर्य काल से पूर्व की जानकारी इस ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि मौर्य काल से पहले की जानकारी ये हमें देता है। मौर्य काल से पूर्व में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, भौगोलिक स्थल कौन कौन से थे, है ना, ऐतिहासिक विवरण जो है वो सारा का सारा ये अष्टाध्यायी हमें प्रदान करता है। और संस्कृत व्याकरण का ये महान ग्रंथ है बच्चों, जिसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। चलो, हो गया 1 नंबर का। अब चलते हैं 2 नंबर का ग्रंथ। 2 नंबर का ग्रंथ है बच्चों अपना वार्तिक। वार्तिक, संस्कृत में इसको वार्तिकम कहते हैं।
ठीक है, संस्कृत में इसको बोलते हैं वार्तिकम। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार है कात्यायन। कात्यायन इसके रचनाकार है बच्चों। 1 नंबर मैंने आपको बताया संस्कृत के विद्वान पाणिनि हैं, तो 2 नंबर पे जो है आपके कात्यायन आते हैं। ये भी कौन है? संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान है बच्चों। और ये जो वार्तिकम ग्रंथ है इसका संबंध भी अष्टाध्यायी से है। क्यों है? क्योंकि अष्टाध्यायी की जो भाषा है पाणिनि ने बहुत ही क्लिष्ट भाषा लिखी है, बहुत अलंकृत भाषा लिखी है, जिसको हर कोई व्यक्ति आसानी से समझ नहीं सकता। तो कात्यायन ने क्या किया कि जो अष्टाध्यायी के जो अध्याय हैं, जो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, उस पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर ही इन्होंने वार्तिक लिखे हैं। वार्तिकम शब्द जो है वार्तिक से बना है, ठीक है। यानी कि इस अष्टाध्यायी को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है किसने? कात्यायन ने, ठीक है। इसी को हम वार्तिकम कहते हैं। यानी कि इस ग्रंथ का, वार्तिकम ग्रंथ का आधार क्या है? अष्टाध्यायी है। यानी ये ग्रंथ अष्टाध्यायी को आसानी से समझने के लिए लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। और इस ग्रंथ में, अष्टाध्यायी में अपन ने पढ़ा कि मौर्य काल से पूर्व की जानकारी हमें देता है। इसी तरह जो वार्तिकम ग्रंथ है बच्चों, ये भी हमें मौर्य काल से पूर्व की और मौर्य काल की जानकारी, मौर्य काल से पूर्व की जानकारी और मौर्य काल दोनों की जानकारी हमें प्रदान करता है। कौन सा ग्रंथ? वार्तिकम। आधार क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को लेकर के ही, बेस बना करके ही इस ग्रंथ को लिखा है। किसने लिखा है? कात्यायन ने लिखा है। साथ साथ बोला करो, याद होते रहेंगे। कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म संख्या की बात नहीं है ना, पढ़ने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। साथ साथ आप बोलो, लिख नहीं रहे हो तो मेरे साथ साथ बोलते रहो आप, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के 2 ग्रंथ अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं, जो संस्कृत के महानतम ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें 1 नंबर पे अष्टाध्यायी और 2 नंबर पे वार्तिकम है। और 2 संस्कृत के प्रकांड विद्वान साहित्यकारों के बारे में पढ़ लिया अपन ने। एक का नाम है पाणिनि और दूसरे है कात्यायन। अब अपन आगे चलते हैं और तीसरे विद्वान संस्कृत के हैं पतंजलि, उनकी बात करते हैं। और ये तीनों ही विद्वान कौन कौन बता दूं मैं आपको पहले? पाणिनि, कात्यायन और आपके तीसरे कौन है? पतंजलि। ये बच्चों तीनों ही जो विद्वान है ना, ये तीनों विद्वान जो है महत्वपूर्ण विद्वान हैं उस समय के, प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण की अगर बात करें तो इसके प्रकांड विद्वान कहलाते हैं ये, ठीक है ना। त्रिमुनि कहलाते हैं ये, त्रिमुनि, मुनि परंपरा से है, त्रिमुनि है तीनों ही, त्रिमुनि कहलाते हैं, ये आप याद रखना। और इन तीनों के ग्रंथों को अपने को याद होना जरूरी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले पाणिनि ग्रंथ कौन सा? अष्टाध्यायी। बोलो बोलो, हाँ बोलो, साथ में बोलो मेरे, मुस्कुराओ मत, बोलो, बोलना है आपको। पाणिनि ग्रंथ कौन सा? अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला। कात्यायन का ग्रंथ कौन सा? वार्तिकम, जो कि अष्टाध्यायी की सरल व्याख्या करता है। और तीसरे हैं पतंजलि, और पतंजलि के ग्रंथ का क्या नाम है? महाभाष्य। महाभाष्य का ग्रंथ है, ठीक है। तीनों के नाम याद हो गए साहित्यकारों के, और तीनों के ग्रंथ भी याद होंगे। चलिए अब तीसरे नंबर जो पतंजलि है, इनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं, महाभाष्य की बात कर लेते हैं। मिटा दूं इसको? ओके चलो बच्चों, ये सारी चीज़ें मैं पहले से भी लिख कर इस पर रख सकता हूँ कि टाइम बच जाए, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं पहले से लिख के रखूँगा तो आप लोग ये सोचेंगे कि सर ने पहले से लिख के रख लिया, सर को कोई मेहनत करनी नहीं है। तो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ ही, आपके सामने मैं ये सारी बातें लिखता हूँ, ताकि आप भी जो हैं इनको लिखें, ताकि आपको ज़्यादा ये अच्छे समझ में आए और आगे तक ये याद रहे आपको। बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं लिख पाता हूँ, वो भी आपको लिख लेनी है, ताकि आपके समझने में आगे आसानी रहेगी, ठीक है। सारी चीज़ें तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको लिखनी है। वीडियो को पॉज कर लिया करो, और पॉज करने के बाद में जो बातें मैं बोलता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, वो आप लिख लिया करो, ठीक है। ओके अच्छे बच्चे, चलिए तो हम बात कर रहे हैं अब तीसरे ग्रंथ की। और तीसरा ग्रंथ है अपना महाभाष्य। महाभाष्य रचनाकार कौन है इसके? पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जो कि योग विज्ञान के जनक मान जाते हैं पतंजलि, ये वही वाले पतंजलि है, पतंजलि, ठीक है। तो अब ये महाभाष्य बच्चों जो ग्रंथ है, ये भी संस्कृत से संबंध है इसका, पहली बात तो। दूसरा, इसका आधार, इस ग्रंथ का भी आधार कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी है, बिल्कुल सही। इसका भी आधार कौन सा ग्रंथ है? पाणिनि का अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी को ही आधार बना करके महाभाष्य की रचना की थी किसने? महर्षि पतंजलि ने की थी, ताकि अष्टाध्यायी के अंदर जो चीज़ें दी गई है उनको और अच्छे से जनमानस के समझने योग्य बनाया जा सके, इसलिए पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। अब महाभाष्य के अंदर विषय वस्तु क्या है, किसका संबंध है? जबकि मैंने आपको बताया कि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है उसमें मौर्य काल से पहले की जानकारी मिलती है। उसके बाद अपने वार्तिकम पढ़ा कात्यायन की, तो उसमें मैंने बताया मौर्य काल से पहले की और मौर्य काल की भी जानकारी मिलती है। और इसके बाद में अपने पतंजलि हुए हैं, तो पतंजलि ऋषि जो है, इनके इस ग्रंथ के अंदर, महाभाष्य के अंदर, अपने को शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। शुंग वंश बच्चों अपने को पता होना चाहिए कि शुंग वंश जो है वो मौर्य वंश के बाद आया था। मौर्य शासन जब खत्म हो गया, साम्राज्य जब समाप्त हो गया, उसके बाद में शुंग वंश प्रारंभ हुआ था। तो मौर्यों के बाद में शुंग वंश की हमें जानकारी देता है। और शुंग वंश का भी एक प्रतापी सम्राट, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र, नाम क्या है? पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग,
ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपके शुंग वंश का प्रतापी सम्राट है, और इसी के बारे में जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ देता है? पतंजलि का महाभाष्य देता है। ठीक है। उसके अलावा पुष्यमित्र शुंग ने एक यज्ञ किया था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से प्राप्त होती है, जो कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके अलावा शुंग वंश के बारे में वंश का विवरण प्रस्तुत करता है ये ग्रंथ। उसके अलावा यवनों का जब आक्रमण हुआ था, यवन आक्रमण जब हुए थे भारत के ऊपर, अयोध्या के ऊपर आक्रमण किए थे यवन ने, तो उसका जिक्र भी इसमें मिलता है। उसके अलावा हमारे जो राजस्थान में जो चित्तौड़ है, जिसकी राजधानी नगरी चित्तौड़, तो मध्यमिका राजधानी थी उसकी, तो यवनों ने मध्यमिका के ऊपर भी आक्रमण किया था, तो उसकी जानकारी भी हमें जो है इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। ठीक है। 3 ग्रंथ हो गए हमारे धर्मेंद्र साहित्य के। अब चलते हैं आगे अपन, और चौथा ग्रंथ अपन पढ़ते हैं। ये लो, मिटा दिया। चौथे ग्रंथ की अपन बात कर रहे हैं बच्चों, और चौथा ग्रंथ सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके आगे, ये है आपकी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, बताओ किसकी रचना है, लेखक कौन है? आता है आपको याद है? बोलो बोलो। बिल्कुल सही। अर्थशास्त्र रचना है कौटिल्य की। कौटिल्य के नाम बताओ कौन कौन से हैं? कौटिल्य को चाणक्य भी आप कह सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको विष्णुगुप्त भी के नाम से भी जानते हो, विष्णुगुप्त। ठीक है। ये सारे नाम कौटिल्य के ही हैं, यानी एक ही व्यक्ति है जिसके 3 नाम हैं। तो इसका ग्रंथ है चाणक्य का अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है किस काल का है बच्चों? मौर्य काल का है। मौर्य काल की जानकारी हमें प्रस्तुत करता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कौटिल्य और चाणक्य था कौन? कौटिल्य प्रधानमंत्री था बच्चों। कौटिल्य या चाणक्य प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, पीएम था चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने ही मिलकर के नंदों को हराया था, नंद वंश को समाप्त किया था, और मगध के अंदर मौर्य वंश की नींव स्थापित की थी। तो मौर्य काल की जानकारी हमें अर्थशास्त्र प्रदान करता है। उसके बाद अगले फैक्ट की बात करें बच्चों, तो इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका संबंध अर्थ से नहीं है। रुपये पैसों से इस ग्रंथ का संबंध नहीं है। इस ग्रंथ का संबंध तो राजनीति से है। राजनीति विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है ये, पॉलिटिकल साइंस, है ना। आपने सब्जेक्ट भी ले रखा होगा बीए के अंदर, 11th में भी 12th में भी आपके सब्जेक्ट रहा होगा पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान का ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और राजनीति करने का मतलब है कि एक राजा किस तरह से कार्य करेगा, शासन किस तरह से करेगा, ठीक है, अपना प्रभाव किस तरह से जनता के अंदर स्थापित करेगा, और बहुत तरह की शासन की नीतियाँ, बहुत तरह की क्रियाविधियाँ कि शासन किस तरह संचालित करेगा राजा, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ कैसा संबंध रखेगा, उनसे किस प्रकार संधियाँ स्थापित करेगा, ये सारी की सारी राजनीति की बातें हैं, वो सारी अपने को इस अर्थशास्त्र ग्रंथ के अंदर मिलती है, जिसके रचनाकार कौन है? चाणक्य या कौटिल्य है। ठीक है। और विशेष रूप से इसके अंदर आपको किस राजा को समझाने के लिए ये ग्रंथ लिखा गया था, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जो विधि है उसके बारे में ही इस ग्रंथ के अंदर जो है लिखा गया है। ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। चौथा ग्रंथ अपन पढ़ चुके हैं। अब आते हैं बच्चों आगे, और अपना 5वां ग्रंथ जो है वो है, देखो, नीतिसार। अगला ग्रंथ है नीतिसार। रचनाकार कौन है? रचनाकार है कामंदक नामक विद्वान जो है उनके द्वारा लिखा गया है नीतिसार ग्रंथ। और ये जो नीतिसार ग्रंथ है, नीतिसार जो ग्रंथ है बच्चों, इसका संबंध भी किससे है? इसका संबंध भी राजनीति से है, राजनीति शास्त्र। ठीक है। यानी ये ग्रंथ भी जो है इसका संबंध भी किससे है? राजनीति शास्त्र से है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से था, उसी प्रकार नीतिसार ग्रंथ का भी संबंध जो है वो आपके राजनीति शास्त्र से है। यानी कि राजनीति शास्त्र का ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है नीतिसार। याद कैसे रखेंगे? देखो, इसमें नीति आ गया, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? नीति लिखा हुआ है ना, नीति बनाना। तो ये लो, नीतिसार भी का संबंध भी किससे है? राजनीति शास्त्र से है। और ये किस वंश के बारे में हमें जानकारी देता है बच्चों? तो ये हमें मुख्य रूप से गुप्त वंश की जानकारी देता है, गुप्त वंश। ठीक है। गुप्त वंश के समय में राजतंत्र की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमें प्रदान करता है कौन? नीतिसार प्रदान करता है। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि यह अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप है। अर्थशास्त्र तो बहुत विस्तृत है, कौटिल्य ने बहुत विस्तृत रूप से राजनीति के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा है, लेकिन नीतिसार जो ग्रंथ है कामंदक का लिखा हुआ, ये क्या है? ये सीमित मात्रा में, यानी सारांश है एक तरह का। किसका? आपके अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, अर्थशास्त्र ग्रंथ का क्या है? ये सारांश है, सार रूप के अंदर नीतियाँ बताई गई है राजनीति करने की और राजतंत्र को चलाने की। ठीक है। तो याद हो जाएगा, नीतिसार ग्रंथ सबसे पहले तो किससे संबंधित है? नीति, राजनीति, इसका मतलब राजनीति शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, पहली बात तो। दूसरी बात, रचनाकार कौन है? कामंदक है। और तीसरी बात,
ये एक तरह से अर्थशास्त्र का ही क्या है, सारांश है, यानी कि छोटा रूप है। और चौथी बात बच्चों की, ये किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अपन आगे चलते हैं, अगले ग्रंथ की बात करते हैं। 5 ग्रंथ अपने हो गए हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर अपन चलते हैं आगे। मिटाता हूं जब कैमरा हिलता है ना। करेंगे इसका भी कुछ ना कुछ तो इलाज करेंगे। ये लो, तो कितने हो गए, 5 ग्रंथ हो गए अपने। छठा ग्रंथ पढ़ते हैं बच्चों, छठा धर्मेतर साहित्यिक स्रोत अपन पढ़ते हैं, और उसका नाम है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता, गार्गी संहिता बच्चों जो ग्रंथ है उसमें हमें मौर्य काल और शुंग वंश की जानकारी मिलती है। यानी मौर्य व शुंग वंश की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। मौर्य और शुंग वंश के समय में जो है इस इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, यवनों का आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी मिलती है इसके अंदर। उसके अलावा जो है यवनों ने कहाँ कहाँ भारत के ऊपर आक्रमण किए, पांचाल पे किए, आपके मथुरा पे किए, आपके पाटलिपुत्र कुसुम ध्वज के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था। तो वो सारी जानकारी हमें जो है गार्गी संहिता के अंदर मिलती है। यानी मौर्य काल और शुंग वंश के बारे में जो जो यवनों के आक्रमण हुए थे उनकी जानकारी हमें मिलती है गार्गी संहिता से। ठीक है, चलिए और अब आगे चलते हैं, 7वां ग्रंथ अपना। और 7 नंबर पे बच्चों अपन पढ़ेंगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, राक्षस आ गया भाई, मुद्रा राक्षस। तो पहली बात तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक कौन है बच्चों, लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। लेखक कौन है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के जो लेखक है बच्चों वो विशाख दत्त है। अच्छा, ये जो ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, ये किस काल की जानकारी हमें देता है, तो बच्चों ये जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है ये हमें मौर्य काल की जानकारी देता है। मौर्य काल की जानकारी देता है हमें। ठीक है, लेखक विशाख दत्त ने ग्रंथ लिखा है। अब इस ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी आप छोटी सी कहानी है वो सुन लो मेरे से। देखिए मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसमें 2 शब्द है, एक तो है मुद्रा और एक है राक्षस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मौर्य काल की जानकारी देता है, इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य किसके बारे में जानकारी दे रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दे रहा है। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने नंदों को पराजित किया था। भाई मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध के अंदर, मगध बिहार के अंदर है वर्तमान में, मगध जो स्थान है वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण किया उस वक्त मगध का शासक कौन था, नंद राजा घनानंद वहां का शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने दोनों ने मिलकर एक नीति बनाई, एक चाल चली कि भाई अपन जो नंद राजा है घनानंद उसको पराजित कैसे करें, क्योंकि नंद राजा जो घनानंद था उसके पास में सेना बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़ी सेना थी बच्चों, सेना जो थी वो बहुत बड़ी मात्रा में सेना थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाहता था कि मैं मगध पर आक्रमण करके मगध को जीतूं, वहां का शासक बनूं, और उसमें सहायता कौन कर रहा था, चाणक्य कर रहा था। तो अब जीते कैसे नंद राजा घनानंद को, इतनी बड़ी सेना है पराजित कैसे करें, बल प्रयोग से तो हम जीत नहीं सकते। तो फिर बुद्धि का काम लिया चाणक्य ने। चाणक्य ने क्या बुद्धि काम लिया कि इस नंद राजा घनानंद का एक पीएम था, प्रधानमंत्री, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, अपने कौन है, हाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी, सही है। तो इस नंद राजा घनानंद का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम क्या था, राक्षसाचार्य। ये इसी के नाम से इस ग्रंथ का नाम मुद्रा राक्षस पड़ा है, राक्षसाचार्य। ठीक है, अब ये राक्षसाचार्य था ना, इससे खुफिया बातें निकलवाने के लिए, क्योंकि ये घनानंद का प्रधानमंत्री है, तो चाणक्य ने इस राक्षसाचार्य से मिला चाणक्य, और मिल करके इसको प्रलोभन दिया कि भैया तू थोड़े से पैसे ले ले, हमारे से मुद्राएं ले ले सोने की, हमसे पैसे ले ले, लेकिन तेरी जो घनानंद राजा की जो कमजोरियां हैं वो हमें बता दे। तो ये कहते हैं कि जो राक्षसाचार्य है प्रधानमंत्री घनानंद का, ये कुछ मुद्राओं के अंदर बिक गया था, यानी कि ये किस तरफ चला गया था, चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरफ चला गया था। तो इस वजह से घनानंद के साथ इसने धोखा कर दिया, घनानंद की जो कमजोरियां थी वो सारी चाणक्य और चंद्रगुप्त को बता दी, और जब इन्होंने आक्रमण किया तो घनानंद को पराजित कर दिया, और मगध के अंदर मौर्य वंश की नींव डाल दी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और प्रधानमंत्री कौन बन गया इसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य बन गया। ठीक है, तो इस राक्षसाचार्य को इन्होंने खरीदा था मुद्राओं में, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम क्या रख दिया, मुद्रा राक्षस ग्रंथ रख दिया। ठीक है बच्चों, एक बात और, ये ग्रंथ जो है जासूसी ग्रंथ है। जासूसी ग्रंथ क्यों है, क्योंकि इन्होंने, चाणक्य ने जासूसी की थी एक तरह से, किसकी, घनानंद की, किसके द्वारा की, राक्षसाचार्य के द्वारा की। इसलिए ये जासूसी, प्राचीन भारत का जासूसी ग्रंथ माना जाता है, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। और मुद्राओं में राक्षसाचार्य को खरीद लिया था चाणक्य ने, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम क्या कर दिया, मुद्रा राक्षस कर दिया। और मैंने आपको जो स्टोरी बताई है ये पूरी की पूरी स्टोरी इस ग्रंथ के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, समझ गए। तो मुद्रा राक्षस के बारे में क्या याद रखोगे, मुद्रा राक्षस प्राचीन भारत का सबसे पहला जासूसी ग्रंथ है, पहली बात। दूसरा, लेखक कौन है आपके,
विशाखदत्त है, किसकी जानकारी देता है? मौर्य काल की जानकारी देता है। मौर्य काल में किसकी जानकारी देता है? चंद्रगुप्त मौर्य की और चाणक्य की जानकारी देता है। साथ में किस राजा का वर्णन है? नंद वंश के घनानंद का वर्णन है। और कौन सा घनानंद का प्रधानमंत्री था जो बिक गया मुद्राओं में? राक्षसाचार्य का वर्णन है। ठीक है, समझ में आ गई? पूरी बात बता दी मैंने। चलो, ये हो गए 7 ग्रंथ अपने। अब चलते हैं आगे। आगे 8वां ग्रंथ पढ़ते हैं अपन। हाँ, 8वां ग्रंथ बच्चों अपन पढ़ते हैं, और 8वां ग्रंथ अपन पढ़ेंगे कालिदास के ग्रंथ। कालिदास, पहले विद्वान का नाम लिखना पड़ेगा, कालिदास। कालिदास के बच्चों 7 ग्रंथ है मुख्य रूप से। ठीक है, तो इन 7 के नाम अपने को पता होना चाहिए। और इन 7 के अंदर 7 को ग्रंथों को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले जो इसके ग्रंथ हैं वो है आपके खंड काव्य, महाकाव्य। ठीक है, दूसरे हैं इसके खंड काव्य, और तीसरे हैं बच्चों नाटक। ठीक है ना, तो ये 3 भागों में बांटे गए हैं। इसके 7 ग्रंथ हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम हमें पता होना चाहिए। तो कालिदास के ग्रंथ जो 3 पार्ट में बटे हुए हैं, तो एक एक की बात करते हैं बच्चों। जिसमें देखो, पहले महाकाव्य की बात करें तो 2 तो महाकाव्य है इसके, 2 ही इसके खंड काव्य हैं, और नाटक जो है वो 3 है इसके। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब देखो, महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाकाव्यों के अंदर एक तो आता है रघुवंश, रघुवंश। एक आता है बच्चों कुमार संभवम, कुमार संभवम। ठीक है, दो आपके महाकाव्य हो गए। उसके बाद में 2 खंड काव्यों की बात करते हैं। तो खंड काव्यों के अंदर एक तो है आपके ऋतु संहार, ऋतु संहार। एक है बच्चों आपके ऋतु संहार, और एक है आपके मेघदूत, एक है आपके मेघदूत। ठीक है, तो 2 हो गए महाकाव्य, 2 हो गए खंड काव्य। अब 3 नाटक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद होने चाहिए। और 3 नाटक कौन कौन से हैं देखो इनके। एक तो है आपका मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ये लो, मालविकाग्नि मित्रम। एक ग्रंथ तो इनका ये है, नाटक एक इनका। दूसरा है बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, दूसरा ग्रंथ इनका नाटक दूसरा इनका अभिज्ञान शाकुंतलम है। और तीसरा जो नाटक है बच्चों इनका वो है विक्रमोर वंशियम, विक्रमोर विक्रमोर वंशियम। ठीक है, तो ये इनके विक्रमोर वंशियम, विक्रमोर वंशियम। ठीक है, तो ये 3 नाटक है, ये 7 इनके ग्रंथ है, और इन ग्रंथों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो महाकाव्य बच्चों कौन कौन से हैं? रघुवंश और कुमार संभवम। तो याद कैसे रखें? याद ऐसे रखना है, देखो, रे, क और मैं, रे, क, मैं। रकम, महाकाव्य क्या है? बहुत महान है भाई, तो इनकी रकम भी बहुत महान होगी, काफी महंगे हैं ये। तो आप इसको स्ट्रिक्ट से याद कर लेना, रकम। महाकाव्यों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? रकम चाहिए भैया, बहुत पैसे चाहिए जब महाकाव्य लिखे और पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो रे से क्या हो गया? रकम याद रखोगे तो पीछे मैं को याद रख लेना, महाकाव्य। रे से रघुवंश, और कै से कुमार संभवम, और मैं से महाकाव्य। तो कालिदास के 2 महाकाव्य, रघुवंश और कुमार संभवम। खंड काव्य की बात करते हैं तो ये भी 2 हैं, कौन कौन से हैं? ऋतु संहार और मेघदूत। देखो, ऋतु और मेघ, इनका दोनों का आपस में संबंध हो गया। मेघ का मतलब होता है बादल, भाई मेघ का मतलब क्या होता है? बादल होता है। तो बादल कैसे होते हैं? खंडों में बटे हुए होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए होते हैं बादल, आकाश में छाए हुए रहते हैं। तो खंड काव्य में क्या आएगा? पहले नंबर पे मेघदूत, और दूसरे नंबर पे ऋतु संहार। तो ऋतु संहार, संहार जब कर देते हैं किसी का, जब किसी को मार दिया जाता है, संहार कर दिया जाता है, तो उसको क्या कर दिए जाते हैं? टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ करना नहीं है अपने को, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है, केवल याद करने के लिए है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आपको इसको अन्यथा में मत ले लेना। चलो, तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको कि ऋतु संहार, संहार का मतलब मार देना, नष्ट कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, यानी खंड खंड में बांट देना। तो पहला खंड काव्य कौन सा हो गया? ऋतु संहार। दूसरा मेघदूत, मेघ, मेघ यानी बादल, जो कैसे होते हैं? खंड खंड में बटे हुए होते हैं, आकाश में टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। तो खंड काव्य हो गया दूसरा नंबर का मेघदूत। याद हो गए दोनों? खंड का नाम आते हैं आपको ऋतु संहार, और मेघदूत नाम याद आना चाहिए। महाकाव्य कहते हैं आपको रकम याद आनी चाहिए, रघुवंश, कुमार संभवम। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके 3 नाटक कालिदास के। बच्चों इनको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होने जरूरी है। अंदर इनके क्या लिखा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन इनके नाम आपको याद होने बहुत जरूरी है। नाटक देखो कौन कौन से हैं। एक तो है मालविकाग्नि मित्रम, एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, और तीसरा है विक्रमोर वंशियम। ठीक है, तो ये 3 नाटक हैं इनके जो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप इनको याद करेंगे, बार बार बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो याद हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 8वें नंबर पे अपन ने जो है कालिदास के ग्रंथों को पढ़ लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। लिख रहे हो ना आप? लिखते रहना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ,
इसलिए कह रहा हूँ कि आप लिख लोगे तो नोट्स बन जाएंगे अच्छे से आपके। जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने डाले हैं सबके नोट्स बना लो आप, और फिर आप तैयारी करो, देखो आप कहीं नहीं चूकोगे, फुल बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। चलो अब चलते हैं 9 नंबर का ग्रंथ, और 9 नंबर का ग्रंथ है बच्चों आपके सोमदेव का कथा सरित सागर। सोमदेव का ग्रंथ है, विद्वान है जिनका नाम है सोमदेव, और इनके ग्रंथ का नाम है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, ठीक है बच्चों। तो ये एक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है सोमदेव का कथा सरित सागर। उसके अलावा एक ग्रंथ आता है बच्चों, एक विद्वान है, एक साहित्यकार है जिनका नाम है क्षेमेंद्र। और क्षेमेंद्र के ग्रंथ का नाम है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी, ये सीधे सीधे पूछ लेते हैं कई बार, है ना, कि इस ग्रंथ का संबंध किससे है, या क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा ग्रंथ कौन सा है, कथा सरित सागर किसके द्वारा रचित है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो ये जो दोनों ग्रंथ हैं इनके अंदर कथाएं लिखी हुई है, क्योंकि देखो यहाँ पे कथा आ गया और यहाँ भी कथा आ गया, यानी कि इनमें कहानियां लिखी गई है। ऐतिहासिक जो कथाएं हैं उनका उल्लेख अपने को मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है दोनों में ही? ऐतिहासिक कथाओं का। ऐतिहासिक कहानियां, ऐतिहासिक जो कहानियां हैं उनका उल्लेख मिलता है अपने को किस ग्रंथ के अंदर? क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर, ठीक है। उसके अलावा 11 नंबर पर एक नाटक है, इसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता, ठीक है बच्चों। ये ग्रंथ है स्वप्न वासव दत्ता। इसके लेखक कौन है? महाकवि भास। महाकवि भास, महाकवि भास इसके लेखक है बच्चों, ठीक है। और भास भी जो है वो अपने आप में बहुत प्रकांड विद्वान है। संस्कृत के त्रिमुनि अपन ने पढ़े थे, जिसमें एक नंबर पे पाणिनि पढ़ा था अपन ने, दूसरे नंबर पे कात्यायन पढ़ा था, और तीसरे नंबर पे अपन ने पतंजलि पढ़ा था। इन तीनों के बाद में चौथे नंबर पे अगर कोई आते हैं विद्वान तो वो है भास आपके, इसीलिए इनको महाकवि भास कह दिया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि उस समय की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो भारत की राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी हमें प्रदान करता है, ठीक है। और एक अपन और पढ़ेंगे ग्रंथ जिसका नाम है मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन के बच्चों रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो है वो स्वयं राजा हैं। राजा ने इसकी रचना की है और राजा का नाम है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन नाम के राजा हैं बच्चों। दक्षिण भारत का ये ग्रंथ है मत्त विलास प्रहसन, और ये जो राजा हैं ये दक्षिण भारत के पल्लव वंश से संबंधित है। कौन सा वंश है? पल्लव वंश। ये सारे उत्तर भारत की हमने बात की थी, ये जो हम पढ़ रहे हैं मत्त विलास प्रहसन, राजा महेंद्र वर्मन, ये दक्षिण भारत से इनका संबंध है, और पल्लव वंश के ये शासक कहलाते हैं। दक्षिण भारत के अंदर चालुक्य वंश है, चोल वंश है, पल्लव वंश है, चेर वंश है, पांडे वंश है, ये सारे वंश अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो महेंद्र वर्मन है इनका संबंध दक्षिण भारत के कौन से वंश से है? पल्लव वंश से इनका संबंध माना जाता है, ठीक है। अब देखिए मत्त विलास प्रहसन, मत्त विलास यानी ये एक व्यंग्य ग्रंथ है, ये एक व्यंग्य ग्रंथ है, यानी कि हंसी मजाक से संबंधित ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अंदर महेंद्र वर्मन ने मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, इनका मजाक उड़ाया है, इनका उपहास उड़ाया है इस ग्रंथ के अंदर, और इनके नैतिक पतन के बारे में जानकारी दी है। नैतिक पतन, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं, जो साधु हैं, और बौद्ध धर्म के अंदर जो पाखंड फैल गया, और पाखंड के फलस्वरूप जो बौद्ध धर्म के जो साधु हैं, जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं, वो किस तरह से उनका नैतिक पतन हो गया, उनका चारित्रिक दोष जो हैं, उन सारे दोषों के ऊपर एक व्यंग्य रूपी ग्रंथ जो लिखा है वो राजा महेंद्र वर्मन ने लिखा है, जिसका नाम है मत्त विलास प्रहसन, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ये हो गए। अब चलते हैं आगे, और आगे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं अपन। लगभग बच्चों में जितने भी ग्रंथ थे धर्मेतर वो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ एक और रह गए हैं, उनको भी अपने को पढ़ना जरूरी है। अब देखिए अगला हम ग्रंथ लिखते हैं, और ग्रंथ से पहले, ग्रंथ को लिखने से पहले मैं उसके रचयिता का नाम लिखूंगा, और रचयिता जो है वो है महाकवि बाण भट्ट। बाण भट्ट, बाण भट्ट जो है बच्चों वो हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान हैं। पहली बात, बाण भट्ट जो लेखक हैं वो किसके दरबारी विद्वान हैं? दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान का मतलब है कि किसी राजा के दरबार में जो राजा के आश्रय में रह रहा है ना। उस समय प्राचीन समय में जितने भी शासक हुए हैं वो अपने दरबार के अंदर जो है दरबारियों को रखते थे, दरबारी विद्वानों को रखते थे, जो कि उनके दरबार में रह करके रचनाएं करते थे और राजा के सामने अपनी कलाओं का, उन रचनाओं का प्रदर्शन करते थे। राजा उनसे खुश रहते थे, ठीक है। तो बाण भट्ट जो दरबारी हैं, विद्वान है, वो किसके हैं? हर्षवर्धन के हैं। हर्षवर्धन, बच्चों आपको पता होना चाहिए उत्तर भारत के महत्वपूर्ण शासक हैं हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का जो अपन कहें कि कहाँ इन्होंने शासन किया था, तो हरियाणा के अंदर एक जगह है, हरियाणा, वर्तमान में हरियाणा में जगह है थानेश्वर। थानेश्वर, थानेश्वर हरियाणा के अंदर जो है उस स्थान पर इन्होंने शासन किया था। और इनका जो वंश है बच्चों, उसका नाम ही वर्धन वंश है, ठीक है। इसीलिए इनके नाम के आगे वर्धन लगाते हैं। नाम तो इनका हर्ष है, वर्धन इनके वंश का नाम है, इसीलिए इनको हर्षवर्धन कह दिया गया। तो इन हर्षवर्धन के, इस उत्तर भारत के शासक के
जो दरबारी विद्वान है उनका नाम है बाणभट्ट, और इस बाणभट्ट के द्वारा 2 ग्रंथों की रचना की गई, और वो ग्रंथ जो है हर्षवर्धन से संबंधित है, जिसमें पहले ग्रंथ का नाम है हर्षचरित, हर्षचरित, और दूसरे ग्रंथ का नाम है कादम्बरी, कादम्बरी। दोनों के नाम याद रखना आप। बाणभट्ट के प्रमुख जो ग्रंथ है वो 2 हैं, जिसमें एक का नाम है हर्षचरितम और दूसरे का नाम है कादम्बरी। तो हर्षचरितम देखो नाम से मालूम चल रहा है हर्ष के चरित्र के बारे में, यानी कि उसके जीवन चरित्र को प्रस्तुत करता है, जिस ग्रंथ का नाम है हर्षचरितम। हर्ष के द्वारा जो दान दिए गए थे, महादानी था हर्ष, जो था एक बहुत महादानी शासक था, महादानी शासक था, और इसके दरबार में जो है ह्वेनसांग भी आया था, और काफ़ी टाइम तक 14-15 साल तक वहाँ रहा था हर्षवर्धन के समय में, और इसने बहुत सी सभाएं करवाई थी, धर्म सम्मेलन करवाए थे, और उनमें दान दिया करता था ये, है ना। तो दान देता था, दानी महादानी शासक माना जाता है हर्षवर्धन। कहते हैं कि एक बार तो इसने अपने कपड़े भी उतार के और दे दिए थे दान में, और खुद ने फिर अपनी बहन के कपड़े पहने थे, ठीक है ना। तो ऐसे घटनाक्रम भी आते हैं, तो इसीलिए महादानी शासक कहते हैं हर्षवर्धन को। तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में, उसके दान के बारे में, उसके जीवन के बारे में जो है जो रचना लिखी है उसका नाम है हर्षचरितम। दूसरी है कादम्बरी रचना। कादम्बरी रचना जो है उसके अंदर भी जो 12वीं शताब्दी के आसपास का जो भारत है, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्थिति है, उसके बारे में, तत्कालीन सामाजिक संस्कृति है, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है अपने कादम्बरी ग्रंथ के अंदर, ठीक है। हो गया ये। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, और आगे एक ग्रंथ अपन पढ़ेंगे, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है बच्चों? जयानक। पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता हैं उनका नाम है जयानक है, और जयानक का ग्रंथ पृथ्वीराज विजय जो है, इसमें किस राजा का वर्णन है? बताओ किसका है? पृथ्वीराज का। नाम से ही मालूम चल रहा है पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज कहाँ के शासक थे? अजमेर के शासक थे, हमारे राजस्थान से संबंधित है। अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज, और किस वंश से संबंधित थे? चौहान वंश से संबंधित थे। चौहान वंश के प्रतापी शासक है, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इन्हीं के ऊपर जैनक ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, ठीक है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये काफी, पृथ्वीराज के विषय में और पृथ्वीराज के समय की जो तत्कालीन स्थिति है, उस समय की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उन सब के ऊपर जो है ये ग्रंथ प्रकाश डालता है। उसके बाद में देखो एक ग्रंथ और है, पृथ्वीराज से ही संबंधित ग्रंथ है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और दरबारी विद्वान भी थे, और इनके द्वारा ही पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, ठीक है। जो कि हमें पृथ्वीराज के विषय में, पृथ्वीराज तृतीय के जीवन के बारे में, उनके युद्ध, उनका जो तराइन का युद्ध किया था उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ में 1191 और 1192 के अंदर। 1191 वाले युद्ध में तो मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज जीत गए थे, लेकिन 1192 के अंदर जो दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, उसमें जो है पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से हार गए थे, और हारने के बाद में कहते हैं कि मोहम्मद गोरी उन्हें अपने साथ गजनी ले गया था, और वहां जाकर के जो है उनके साथ जो भी घटना घटित हुई, उनको मार दिया गया धोखे से, उनकी आंखें फोड़ दी गई, ठीक है ना। ये सारा घटनाक्रम जो है इस ग्रंथ के अंदर मिलता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, ठीक है। रासो के बारे में मैंने बता चुका हूं बच्चों। रासो ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की, किसी राजा की, किसी शासक की सूरवीरता का वर्णन किया जाए, ऐसे ग्रंथ क्या कहलाते हैं? रासो ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख लेना, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय, इसके कौन है लेखक? जयानक है। तो याद कैसे रखेंगे? देखो यहाँ भी जय आ रहा है और यहाँ भी जय आ रहा है, तो याद हो जाएगा ना, पृथ्वीराज विजय, जय तो जयानक, जय से जयानक, ये लो, जय से जयानक। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है, जबकि पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद्रबरदाई है, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने जो है कुछ जो साहित्यिक स्रोतों के अंदर जो धर्मेत्र स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत थे, उनका लगभग अपन ने अध्ययन कर लिया है। और अब अपन आगे चलते हैं, और तीसरे इतिहास के जो स्रोत हैं बच्चों, वो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, और वो है हमारे विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है। इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत पहले हमने पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया, उसके बाद हमने साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन किया, और साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हमने 1 नंबर पर धार्मिक साहित्यों को पढ़ा, और अभी जस्ट ही हमने इस वीडियो के प्रारंभ से धर्मेत्र साहित्यों को पढ़ रहे हैं। और अब अपन पढ़ते हैं 3 नंबर के साहित्यिक स्रोतों के बाद में विदेशी यात्रियों के विवरण। इतिहास के तीसरे नंबर के स्रोत है बच्चों, जिसका नाम है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण का मतलब है बच्चों कि भारत में जो विदेशी यात्री आए, या तो यहाँ पर वो यात्रा करने के लिए आए, और यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए जब उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, किसी राजा के पास वो आए, किसी राजा के पास वो यहाँ ठहरे, या फिर किसी विश्वविद्यालय में उन्होंने यहाँ आकर के एडमिशन लिया और शिक्षा प्राप्त की, उस दौरान उन्होंने भारत की जो भौगोलिक है, राजनीतिक है, स्थिति है, उस स्थिति को देख करके, समझ करके और अपने हिसाब से ग्रंथ लिख दिए, वही ग्रंथ क्या कहलाए हैं? विदेशी यात्रियों के विवरण कहलाए हैं। तो कई विदेशी यात्री आए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री है हम उनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो चलो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें विदेशी यात्री या विदेशी ऐसे लेखक जिनके द्वारा भारत के इतिहास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे हेरोडोटस।
हेरोडोटस। बच्चों हेरोडोटस के बारे में बता चुका हूँ। इतिहास के कौन कहलाते हैं? ये पिता कहलाते हैं। हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक है, इतिहास के पिता हैं ये, इतिहास के पिता कहलाते हैं। दूसरा, हेरोडोटस के बारे में दूसरी बात, इनका ग्रंथ है बच्चों हेरोडोटस का, इस ग्रंथ का क्या नाम है बताओ? बताओ क्या नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, तो इनका प्रमुख ग्रंथ है, उसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, और इस हिस्टोरिका ग्रंथ के अंदर इन्होंने जो है भारत की बहुत सी जातियां हैं उनके बारे में जानकारी दी है। हालांकि कई बातें जो इन्होंने लिखी है वो सुनी सुनाई लिखी है, जो कि प्रमाणिक नहीं कह सकते हम उनको, लेकिन फिर भी इन्होंने तत्कालीन भारत की जानकारी हमें प्रदान की है। कुछ जातियों का जिक्र किया है इन्होंने पश्चिम की, कुछ भौगोलिक स्थितियों का इन्होंने जिक्र किया है, इसीलिए इनको सबसे पहले इन्होंने इतिहास के विषय में लेखन किया था, इसीलिए इन हेरोडोटस को इतिहास का जनक कह दिया जाता है। और ग्रंथ है इनका जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, चलिए 2 नंबर पे बात करते हैं अपन आपके मेगास्थनीज की। बच्चों मेगास्थनीज की बात करते हैं। देखिए मेगास्थनीज कौन था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मेगास्थनीज जो है वो यूनानी शासक, यूनान के शासक हैं जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, तो ये जो यूनान के शासक है सेल्यूकस निकेटर, इनका राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। राजदूत, राजदूत क्या होते हैं बच्चों? राजदूत वो होते हैं जिनको शासक किसी दूसरे राज्य में भेजता है, किसी संधि के लिए, किसी वार्ता के लिए, या दार्शनिक रूप से परामर्श लेने के लिए, या कोई भी दूसरे राज्य से जानकारी प्राप्त करने के लिए जब राजा किसी व्यक्ति को भेजता है अपने यहाँ से, तो उसको राजदूत बोलते हैं। दूत बन के जाता है, देखिए नाम से मालूम चल रहा है, राजदूत, राजा का दूत, यानी राजा ने दूत बना करके भेजा है जानकारी प्राप्त करने के लिए या संधि करने के लिए, या कोई भी जानकारी उसको प्राप्त करनी है दूसरे देश से, तो राजदूत को भेजता है। तो सेल्यूकस निकेटर जो यूनान का शासक है उसका राजदूत था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने बच्चों भारत में रह करके और यहाँ की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उन सभी को इसने देखा और अपने जो अनुभव थे, कैसे अनुभव? प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष, अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा इसने जो लेखन कार्य किया और जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है बच्चों इंडिका। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है इनका? इंडिका इनका ग्रंथ है प्रमुख। तो मेगास्थनीज इंपॉर्टेंट है अपने आप में। किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है, क्योंकि मौर्य काल में ही जो है मेगास्थनीज जो है अपने भारत में आए थे। ठीक है, तो इंडिका ग्रंथ इन्होंने लिखा। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये हो गया। अब अपन बात करते हैं आगे अगले अपने विदेशी यात्री की। तो अगले विदेशी यात्री जो हैं बच्चों, उसमें अपन बात करते हैं फाहियान की। फाहियान की बात करते हैं बच्चों। फाहियान का जो ग्रंथ है, सबसे पहले तो ग्रंथ का हमें पता होना चाहिए। फाहियान के ग्रंथ का नाम है फो को की। फोको की ग्रंथ है जो बच्चों, जो फाहियान का लिखा हुआ है। फाहियान जो है वो चीन से आए थे और किसके शासनकाल में आए थे ये हमें पता होना चाहिए। ये अपने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको आप विक्रमादित्य भी कहते हो, गुप्त वंश के शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके समय में जो है भारत आए थे आपके फाहियान, और यहाँ पर इन्होंने 15 से 16 वर्ष रह करके भारत में रहे थे, 15 से 16 साल, और यहाँ रह करके जो बौद्ध ग्रंथ है उनका इन्होंने अध्ययन किया था, क्योंकि चीन के अंदर भी बौद्ध धर्म प्रचलित था। तो फाहियान ने भी यहाँ पर रह करके बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था, विभिन्न क्षेत्रों का इन्होंने भ्रमण किया था, और भ्रमण के दौरान इन्होंने जो यात्रा का जो अपना वृतांत था वो अपने इस ग्रंथ के अंदर लिख दिया, जिस ग्रंथ को अपन कहते हैं फोको की। तो ये भी प्रत्यक्षदर्शी थे यहाँ की, यहाँ पर रह करके इन्होंने गुप्त काल की स्थिति के बारे में जानकारी हमें प्रदान करी है। किस ग्रंथ से? फोको की। कहाँ के हैं? चीन के यात्री हैं, नाम है फाहियान। किसके शासनकाल में आए भारत? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अब मेगास्थनीज की बात कर ली, फाहियान की बात कर ली अपन ने। अब अपन बात करते हैं ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग बच्चों, ह्वेनसांग जो है वो भी चीनी यात्री हैं, चीन से आए थे। ये भी लगभग 14-15 वर्ष तक जो है वो भारत में रहे थे और बौद्ध ग्रंथों के अंदर अध्ययन के लिए आए थे। इनका उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन। ये भी बच्चों बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत में आए थे, और इन्होंने भी जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम क्या है? सीयू की। सीयू की। ठीक है, तो ह्वेनसांग का जो ग्रंथ है बच्चों उसका नाम है सीयू की। और किसके शासनकाल में भारत आए थे ह्वेनसांग? पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, हर्षवर्धन। वर्धन वंश के शासक है, थानेश्वर हरियाणा से इनका संबंध है। उत्तर भारत के प्रमुख महादानी शासक माने जाते हैं हर्षवर्धन। इनके समय में ह्वेनसांग भारत आया था, तो यह भी प्रत्यक्षदर्शी रहा है। किसके? हर्षवर्धन के समय का। ह्वेनसांग चीनी यात्री है, ग्रंथ का नाम है सीयूकी। मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों का इसने अध्ययन किया था। ठीक है, उसके अलावा एक लेखक हैं जिनका नाम है बच्चों, इसको मिटा देता हूं मैं, एक और यात्री जिनकी अपन बात करते हैं, विदेशी यात्री, जिनका नाम है ह्यूली। ह्यूली बच्चों, ह्यूली जो है, आप है से याद रखना, है से ही हर्षवर्धन और है से ही ह्यूली। तो ह्यूली जो है बच्चों वो कौन है? ह्वेनसांग के मित्र हैं, ह्वेनसांग के मित्र।
तो ह्यूली जो थे वो पहली बात तो हेनसांग के मित्र थे, तो इन्होंने जीवनी लिखी है। किसकी जीवनी लिखी है? बायोग्राफी लिखी है। किसकी? हेनसांग की। यानी अपने मित्र की ही जीवनी लिख दी इन्होंने। किसकी? हेनसांग की जीवनी इन्होंने लिखी है। कौन है? ह्यूली है। ठीक है, तो इनकी जानकारी भी हमें जो है हेनसांग के ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। उसके बाद में देखो अगले विदेशी यात्री हैं जिनका नाम है बच्चों इत्सिंग। इत्सिंग इत्सिंग जो है बच्चों वो भारत के अंदर आने वाले कह सकते हैं कि अंतिम चीनी यात्री हैं। इत्सिंग कौन है? भारत आने वाले अंतिम चीनी यात्री। भारत आने वाले अंतिम चीनी यात्री माने जाते हैं इत्सिंग, और कहते हैं कि इन्होंने कई सालों तक नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन किया था और अपने यात्रा वृत्तांत को इन्होंने लिखा था। ठीक है, लेकिन इनका जो विवरण है वो इतना विस्तृत नहीं है, हेनसांग की तरह कोई विस्तृत नहीं है, और इसमें कोई महत्वपूर्ण बातों की जानकारियां भी नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेगास्थनीज, हेनसांग और फायान ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान रखना। और चौथा मैंने बताया ह्यूली, जो कि हेनसांग का मित्र है और हेनसांग की ही जीवनी लिखी है इसने, तो इसके बारे में भी आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, एक और बच्चों विद्वान है जिसका नाम है सुमा चीन। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। देखो नाम में चीन आ गया, इसका मतलब पहली बात तो इसका संबंध कहां से है? चीन से संबंध है। चीन से संबंध है बच्चों सुमा चीन का, और चीनी इतिहास का पिता माना जाता है ये। चीनी इतिहास का पिता, चीनी इतिहास का पिता, चीनी इतिहास का पिता कहलाता है। कौन कहलाता है? सुमा चीन कहलाता है। और इसने भी जो है ईसा पूर्व पहली शताब्दी के अंदर अपना ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ के अंदर इसने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है। ठीक है ना, तो इसलिए भारत के बारे में लिखा है अपने ग्रंथ के अंदर, इसलिए अपने को इसको पढ़ना जरूरी है। सुमा चीन, नाम में चीन आ गया, यानी चीनी इतिहास का जो है वो पिता कहलाता है, प्रमुख साहित्यकार है जिसका नाम है सुमा चीन। ठीक है, अब एक दो और रह गए, उसके बारे में देखो अपने को पता होना चाहिए। एक तो एक विद्वान है जिनका नाम है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ, बताओ इसका संबंध कहां से है बच्चों? लामा तारानाथ जो विद्वान है, इनका संबंध बच्चों किस स्थान से हो सकता है? देखो इनका संबंध तिब्बत से हो सकता है। नाम आपने सुना होगा कई बार, तिब्बत आपने नाम सुना होगा पक्का लामा तारानाथ का। तो ये लामा लामा नाम के जितने भी है ना, ये सारे उधर तिब्बत की तरफ, उस तरफ ही होते हैं ये। तो लामा तारानाथ है बच्चों, जो कि तिब्बत का एक साहित्यकार है, तिब्बती लेखक है, और इसके दो ग्रंथ है जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। एक का नाम है क्यूंगर, और एक का नाम है बच्चों त्यूंगर। ये लो कैसे नाम है, एक का नाम है क्यूंगर और एक का नाम है त्यूंगर। ठीक है, तो ये याद रखने अपने को, याद हो जाएंगे। देखो ऐसे नाम तो जल्दी याद होते हैं, क्यूंगर त्यूंगर, क्यूंगर त्यूंगर। तारानाथ लिखने वाला कौन है? लामा तारानाथ। कहाँ का है? तिब्बत का है। और ग्रंथ का नाम क्या है? क्यूंगर और त्यूंगर। ये दोनों ही जो ग्रंथ है इनमें भारत के संबंध में विवरण मिलता है, इसलिए ये ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि भारत की जानकारी इनमें प्राप्त होती है। हालांकि इन ग्रंथों के अंदर धार्मिक पक्षपात बहुत ज्यादा किया गया है, तो पक्षपात के तथ्य इसके अंदर बहुत ज्यादा है, अविश्वसनीय तथ्य हैं इन ग्रंथों के अंदर। लेकिन फिर भी भारत की वर्तमान उस समय तत्कालीन स्थिति की जानकारी अगर दी गई है तो हमें पता होना चाहिए कि लामा तारानाथ जो कि तिब्बती साहित्य के अंतर्गत जाने जाते हैं, और इनके ग्रंथ है जिनका नाम है क्यूंगर और त्यूंगर। ठीक है, तो ये बच्चों लगभग अपने सारे विदेशी यात्री जो इंपॉर्टेंट थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब कोई एक आधा कोई रह गया है तो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो आपको सारे बता दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दिया करें, कमेंट करके बता दें कोई कमी रह गई है तो, अच्छा लगा है तो आपको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से कोई खर्चा नहीं आता, कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरे से आप जुड़ जाएंगे। और जब भी, और साथ में सब्सक्राइब ऑप्शन के पास में ही, सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और आप अच्छे से वीडियो देख करके तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, तो इतिहास के स्रोत अपने कंप्लीट हो गए हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद।